Welcome back students. Today we are study about सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का क्या है, आनुवंशिकी विकार है। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे, इसके अंदर विकार की बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने बात की थी हीमोफीलिया की, इसके बाद हमने बात की थी वर्णांतता की। आपको बता दूं, दोनों जो विकार की हमने स्टडी की थी वो दोनों विकार आपके क्या थे, लिंग गुणसूत्रीय विकार थे। जबकि आज जो विकार हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका अलिंग गुणसूत्रीय विकार। तो जरा इसको समझ लेते हैं। अलिंग गुणसूत्रीय विकार क्या है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। तो इसमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वह क्या होते हैं आपके अलिंग गुणसूत्र, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। और एक जोड़ी जो बच गया उसको अपन क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इसे आपके सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका आरक्तता एक प्रकार का क्या है? अलिंग गुणसूत्रीय विकार। मतलब जो भी परिवर्तन होगा वो किसके होगा? अलिंग गुणसूत्रों के अंदर इसका परिवर्तन होगा। और आपको बता दूं, इस हीमोफीलिया की जो जीन होती है ये आपके गुणसूत्र नंबर 11 के ऊपर क्या होती है? स्थिति होती है। तो इस 11 के ऊपर स्थिति होती है जब किसी भी कारण से इसके ऊपर कोई भी उत्परिवर्तन हो जाता है, किसी भी फैक्टर के कारण या किसी भी कारक के कारण जब क्या होता है? उत्परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें उत्परिवर्तन हो जाएगा तो HBA किसमें परिवर्तित हो जाती है? आपकी HBS में, जो कि एक प्रकार की क्या है? सिकल सेल। अब बात कर लेते हैं कि इसके सिकल सेल है, तो अब इसकी जो आपका सिकल सेल एनीमिया है, इसके अंदर 3 स्थितियां इसके दे रखी है। इसकी जीनोटाइप की कितनी स्थितियां हैं? 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है HBA। अगर ऐसी स्थिति है जीनोटाइप तो क्या होगा? सामान्य। दूसरी स्थिति दे रखी है HBS। तो देखो ये आदि आरबीसी क्या है? नॉर्मल। आदि क्या है? सिकल है। तो ऐसी जो स्थिति है वो सिकल से लक्षण होगी। आपको बता दूं यहाँ पर ऐसी स्थिति क्या होगी? रोग की वाहक होगी लेकिन रोगग्रस्त नहीं होगी। जबकि तीसरी स्थिति में देखें तो इसमें सभी जो आरबीसी है वो सिकल के आकार की होगी, इसलिए ऐसी स्थिति क्या होगी? रोगग्रस्त होगी। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन जो श्रृंखला होती है, हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन जो श्रृंखला होती है उसमें 6वें नंबर पर एक अमीनो अम्ल होता है। कौन होता है? ग्लूटामिक अम्ल। तो इस ग्लूटामिक अम्ल की जगह उत्परिवर्तन होने के कारण क्या आ जाता है? वेलिन आ जाता है, जिससे आपका ये सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न हो जाता है। देखिए एक बार इसको ग्राफिक से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए नॉर्मल आरबीसी है तो नंबर 6 पे क्या आपका ग्लूटामिक अम्ल है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? उत्परिवर्तन हो जाता है, और वो भी खास उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन। तो बिंदु उत्परिवर्तन के कारण नंबर 6 पे कौन सा अमीनो अम्ल है? ध्यान से देखिए, ग्लूटामिक अम्ल है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया आपका? वेलिन आ गया। तो वेलिन आने से जो हीमोग्लोबिन वो क्या जाता है? उत्परिवर्तित हो जाता है। चलिए अपन वही बाद में बात करते हैं। अब आपको एक बात और ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ पे मैंने आपको आपकी स्थिति बताई। अब एक बार संतति में भी इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये स्थानांतरित होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, इसके अंदर ये रोग क्या होगा? नोट देखिए, ये रोग कब जाएगा? जब दोनों ही जनक क्या होंगे? इस जीन के क्या हो? वाहक हो। दैट मींस कैरियर हो। तो दोनों ही जनक इस जीन के क्या होंगे? वाहक होंगे, कैरियर होंगे, तभी जाके रोग ना अगली संतति के अंदर स्थानांतरित होगा, अन्यथा स्थानांतरित नहीं होगा। मतलब हेटेरोजाइगस जिसे बोलते हैं विषम युग्म की अवस्था जब होगी तभी जाके इस रोग का संचरण जनक से संतति के अंदर हो पाएगा। एक बार इसकी संततियों के एक्सप्रेशंस को देखते हैं कि किस प्रकार से जाता है। तो देखिए अपन देखते हैं यहाँ पे, अगर इसके एक्सप्रेशन को देखें अपने यहाँ पे कि कैसे क्या जाएगा ये, तो बिल्कुल सामने बना के देखते हैं इसके अंदर अपने यहाँ पे, इसके अंदर किस प्रकार से स्थानांतरित होगा, कैसे जाएगा। ध्यान देखिए आप लोग। तो मैंने क्या क्या कहा कि इसके दोनों सदस्य इसके क्या होने चाहिए? जनक क्या होना चाहिए? वाहक होना चाहिए। तो HBA HBS क्रॉस करा रहे हैं अपने यहाँ पे HBA HBS। अब इसमें दोनों जनक आपके क्या है? हेटेरोजाइगस या विषम युग्म की। क्या है आपके? विषम युग्म की। आपके क्या है? विषम युग्म की, हेटेरोजाइगस। देखिए दोनों जनक हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इस रोग का संचरण जनक से संतति में तभी हो पाएगा जब दोनों जनक क्या हो? इस रोग के वाहक हो या इस जीन के वाहक हो। करिए लोगों को अलग अलग करते हैं। HBA HBS, इधर देखिए HBA HBS हो गया। अब एक बार इनकी देखते हैं कैसे संतति में जाएगा ये। तो HBA देखो आप, HBA हुआ,
अब इसका यहाँ से इसका हो गया, इसके साथ करके अब कराते हैं इसके साथ। देखिए आप HBS, यहां देखिए इसके साथ HBS, एक और उसके यहाँ पे HBS। देखिए ऐसी स्थिति के अंदर होगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ऐसी जो संतति होगी क्या होगी, सामान्य आपकी क्या होगी, सामान्य। इसका देखेंगे आप दोनों के अंदर, देखो आप आधे तो क्या है आपके आरबीसी क्या है, सामान्य, आदि क्या है, सिकिल है, इसलिए ये क्या होंगे आपके वाहक, क्या होंगे, वाहक होंगे, रोगग्रस्त नहीं होंगे। और आपको बता दो एक बात हो, ऐसी जो संतति क्या होगी वो जीवित भी होगी। जीवित क्यों होगी, क्योंकि इसकी आधी आरबीसी तो क्या है, सामान्य है, आधी आरबीसी इसकी क्या है, सिकिल है, इसलिए जीवित रह पाएगी। जबकि तीसरी स्थिति की अपन यहाँ पे बात करते हैं, दोनों ही क्या सिकिल है, तो आपको बता दूं ये सिकिल रोग को प्रदर्शित करने का काम करती है, अर्थात कह सकते हैं सिकिल रोग को प्रदर्शित करती है, सिकिल रोग को प्रदर्शित करने का ये काम में करती है। तो आपको बता दूं इसके अंदर दोनों ही ऐसे होने का, देखो यहाँ तो ऐसी स्थिति में जो संतति होगी वो जीवित नहीं रह पाएगी, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी। देखो संततियों में हमने देखा कि किस प्रकार से कैसे इसका स्थानांतरण हो रहा है। तो ये कुछ थी यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकता है, यहाँ से संतति का विवरण देके आपसे पूछा सकता है कि कैसे कैसे एक्सप्रेस होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन, इसको ग्राफिक से समझते हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखिए नॉर्मल जो आरबीसी होती है, सिकिल आरबीसी होती है, पहले तो दोनों की आप आकृति को देखिए। आरबीसी की संरचना की अपन बात करें तो ये द्विवीय अवतल, बाइकॉन्वेव द्विवीय अवतल, इसकी द्विवीय अवतल या और बोल सकते हैं आप गोलाकार इसकी संरचना होती है, क्या होती है, द्विवीय अवतल या गोलाकार संरचना होती है। जबकि आप देखिए इसकी कैसे होगी, इसकी होगी आपकी सिकिल की जैसे हंसे का आकार की संरचना होगी, कैसे परिवर्तित होती है उस ग्राफिक्स में समझने की हम कोशिश करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए इधर कैसे क्या होगी, ये आपकी नॉर्मल आरबीसी है, तो नॉर्मल आरबीसी के अंदर या सामान्य आरबीसी है, तो इसमें हीमोग्लोबिन ए का जो जीन है, अच्छा जीन क्या होते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के टुकड़े क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। तो जीन के डीएनए के टुकड़े कौन से हैं, CTC। आपको बता दूं ये आपका डीएनए, इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विरेखीय डीएनए होता है, ऊपर वाला रिप्रेजेंट करेगा इसको और नीचे वाला करेगा इसको, और ये इसके कॉम्प्लीमेंट होते हैं। फिर से बता दूं वॉटसन क्रिक का मॉडल अपन देखते हैं तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड या द्विरेखीय संरचनाएं होती है, जिसमें ऊपर वाला रज्जु ये होगा, नीचे वाला रज्जु होगा, ये दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे, दैट मींस पूरक होंगे। तो हो गए यहाँ से। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इस डीएनए का क्या होगा, अनुलेखन, एक प्रक्रिया होती है अनुलेखन। डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की प्रोसेस या प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, अनुलेखन। तो जैसे अनुलेखन होगा तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो गया आपका, जी, और टी का कौन हो गया, ए, और सी का कौन हो गया, जी। तो देखिए अब यहाँ पर जो, अब आपको बता दूं ये विशेष प्रकार के क्या होते हैं, कोडोन होते हैं, और विशेष प्रकार के कोडोन होते हैं, विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल को ही कोड करते हैं, या अपन कह सकते हैं विशिष्टीकरण होते हैं। तो देखिए जो ए है वो छठे नंबर पर आपका ग्लूटामिक अम्ल है, इस ग्लूटामिक अम्ल को क्या करता है, कोडित करने का काम करेगा। तो जो हमें पेप्टाइड मिलेगा वो एच पेप्टाइड कैसे मिलेगा, नॉर्मल, तो ये नॉर्मल मनुष्य के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। अब देखिए सेकंड सिकल सेल आरबीसी की अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए कोई भी एक फैक्टर हो सकता है जो जिसे अपन म्यूटेशन बोलते हैं या उत्परिवर्तन जन बोलते हैं। तो उत्परिवर्तन जन के कारण इसके अंदर क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशंस। एक अच्छा एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशंस, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, पॉइंट म्यूटेशन जिसे आप बोलते हो बिंदु उत्परिवर्तन। क्या है, बिंदु उत्परिवर्तन। तो इस बिंदु उत्परिवर्तन के कारण यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो सामान्य है जीन इसका, ये आपको उत्परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए ये सिकिल है, तो इसके अंदर क्या होगा आपका HBS होगा, सिकिल है, तो यहाँ पे देखो ए था, यहाँ पर क्या हो गया, S हो गया। वो अगर मैं जीन की बात करूं तो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए के टुकड़े क्या कहलाएंगे, जीन कहलाएंगे। अब देखिए आप, मैंने जैसा यहाँ पे बात की, डीएनए के क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विरेखीय संरचनाएं होती हैं। तो ऊपर वाला रज्जु किसको, ऊपर वाले रज्जु में क्या होंगे, ये होंगे, नीचे वाले में क्या होंगे, ये होंगे, ये क्या होंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट होंगे, दैट मींस पूरक होंगे। तो अब क्या होगा, इस डीएनए का क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से जो डीएनए इसका क्या हो जाएगा, अनुलेखन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुलेखन। जैसे अनुलेखन होगा तो डीएनए किसमें कन्वर्ट होगा, आपके एमआरएनए के अंदर। तो अब इस एमआरएनए में क्या होगा, देखो सी का कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया, जी, और ए का कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया, यू, और सी का कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया, जी। तो अब देखिए यहाँ पर आप, तो जैसे ही मैंने आपको कहा
कि ये विशेष प्रकार के जो कोडोन होते हैं विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल को ही कोड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो इसमें जो अंतर आपको दिख रहा है समझने की कोशिश कीजिए आप। जो होगा यहाँ पर ये सामान्य था, यहाँ पर आपका बिंदु उत्परिवर्तन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया। तो उत्परिवर्तन हो गया तो यहाँ पे देखो ए था, यहाँ पर क्या है यू है। तो ए किसको आपको इसको कर रहा था, आपको कोडित करा था ग्लूटामिक अम्ल को, यहाँ पर यू किसको करेगा, वेलिन को। तो देख लीजिए डिफरेंस आप, यहाँ पे 6वें नंबर पे ग्लूटामिक अम्ल है, यहाँ पे क्या है वेलिन है, तो ये वेलिन को कोडित कर देगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो एचबी पेप्टाइड हमें नॉर्मल मिला था, अब वो क्या हो जाएगा आपका उत्परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो गया, उत्परिवर्तित हो गया, या उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन इसे बोलेंगे। अब इस उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा, बहुलीकरण बोले तो पॉलीमराइजेशन इसका हो जाएगा। और इसका पॉलीमराइजेशन हो गया तो मैंने आपको शुरू में बताया आरबीसी का आकार कैसे होता है, द्विअवतल या गोलाकार होता है। तो द्विअवतल से आरबीसी का आकार कैसे हो जाएगा, सिकली हंसे का आकार। आप बता सकते हैं, देखो सिकली हंसे का आकार, सिकल आपको दिखा रखा है। और हंसे के आकार की बात करें, जो हमारे जो किसान होते हैं वो किसी भी अपनी फसल को काटने की इस प्रकार क्वेश्चन मार्क का एक निशान होता है जिसे अपन दराती बोलते हैं, इसके आकार का ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो आपको बता दूं एक अच्छा क्वेश्चन आंसर, छोटा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इसके लक्षणों की, कैसे सिम्टम्स हमें मिलेंगे इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया के। तो सिम्टम्स या मैं लक्षणों की अगर यहाँ पर बात करूं तो ध्यान दीजिए, लक्षणों की मैं बात करूं यहाँ पे, एक नॉर्मल बात कर लेते हैं कि एक नॉर्मल के अंदर जब सिकल सेल एनीमिया नहीं हो तो क्या होगा। तो देखिए हमारे आरबीसी द्विअवतल या गोलाकार होती है, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन के अणु। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के अणुओं को बांधकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो जैसे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजन जाने के कारण क्या होगा, शरीर को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। अब यहाँ पर अपन देखने को मिलते हैं, तो आपको बता दूं इसमें रक्त का जो प्रवाह है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आरबीसी आपकी क्या थी, द्विअवतल, या जो मैं कह रहा हूं बार बार कैसी थी, गोलाकार थी। तो गोलाकार थी तो उत्परिवर्तन के कारण ये कैसी होगी, आपकी आरबीसी सिकल होगी। तो सिकल हो गई तो ये क्या करेगी, पर्याप्त मात्रा के अंदर पर्याप्त मात्रा रक्त का निर्माण नहीं होगा। जब पर्याप्त मात्रा रक्त का निर्माण नहीं होगा तो रक्त में घुलित जो O2 होगी वो कोशिकाओं तक क्या होगी, नहीं पहुंचे पाएगी, कोशिकाओं तक नहीं जा पाएगी, कोशिकाओं तक नहीं जा पाएगी। और जब वो कोशिकाओं तक नहीं जा पाएगी तो ऐसी स्थिति के अंदर शरीर में क्या उत्पन्न हो जाएगी, थकान। एक सिम्टम से बात करेंगे, जरा फिर से देखिए, पहला लक्षण क्या होगा, तो इसके अंदर रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी द्विअवतल से कैसी होगी, गोलाकार होगी, गोलाकार थी इससे कैसे बन गई, सिकल बन गई। सिकल बन गई तो क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति कोशिकाओं तक नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन के अभाव में शरीर में क्या उत्पन्न हो जाएगा, थकान सा हमें महसूस होने लगेगा। दूसरी अगर यहाँ पे बात करें अपन, तो दूसरी बात करते हैं एनीमिया, जिसे आप हिंदी में रक्तलब्धता बोलते हो, एनीमिया। देखिए आप, मैं इसको 1 नंबर देता हूं, यहाँ इसको देते हैं एनीमिया। अब देखिए आप, इस एनीमिया में क्या होने वाला है, इस एनीमिया के अंदर क्या होगा, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, आपकी जो आरबीसी कैसी होती है, द्विअवतल, कैसी होती है, द्विअवतल होती है। तो इसके अंदर क्या होगा, द्विअवतल से कैसी हो जाएगी, वो सिकल हो जाएगी, हो गई ना सिकल। तो सिकल हो गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, लाइफ स्पान, जीवन काल होता है इसका 120 दिन का। लेकिन जैसे सिकल हो जाएगी तो आरबीसी का जीवन काल घटकर कितना हो जाएगा, 10 से आपका 20 दिन। कितना हो गया, 10 से 20 दिन हो गया। तो बताओ जब 10 से 20 दिन हो गया तो शरीर में रक्त की अचानक क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अचानक क्या होगी, कमी। तो इसे क्या उत्पन्न हो जाएगा, आपका एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो ये एनीमिया रोग ऐसे उत्पन्न हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके लक्षणों की, हमने बात की। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जरूर ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश करना, इसका क्या होगा। वैसे तो और भी लक्षण है इसके, लेकिन आप दो तो कम से कम ध्यान रखिए। देखिए आप, एक नॉर्मल एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात करें, एक नोट बताऊं मैं आपको यहाँ पर, एक देखिए दक्षिण अफ्रीका के जितने भी लोग होते हैं, दक्षिण अफ्रीका, देखिए आप, दक्षिण जो अफ्रीका है इसके अंदर जो मलेरिया रोग है, दक्षिण अफ्रीका में जो मलेरिया जो रोग है वो क्या है, सामान्य रोग वहां का।
अब देखिए सामान्य रोग से मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे यहाँ पर सर्दी और जुकाम सामान्य रोग होता है, वैसे दक्षिण अफ्रीका में मलेरिया रोग भी क्या है, सामान्य है। आपको बता दूं यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका रोग में मलेरिया सामान्य है, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति, ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति किससे ग्रसित होगा, सिकल सेल एनीमिया से। तो यहाँ पर जो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से क्या होगा, ग्रसित होगा। तो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर तो बताइए उसकी आरबीसी का जो आकार कैसे होगा, हंसियाकार होगा। कैसे होगा, हंसियाकार होगा। तो हंसियाकार होगा तो मलेरिया रोग कैसे उत्पन्न होता है, बताइए आप, मलेरिया रोग कैसे उत्पन्न होता है, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर या मॉस्किटो होता है, जब वो मनुष्य को काटता है तो अपना परजीवी कौन सा छोड़ता है, प्लाज्मोडियम। तो अपने परजीवी प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम परजीवी को वो रक्त में छोड़ देता है। जब प्लाज्मोडियम परजीवी को रक्त में छोड़ देगा तो अभी प्लाज्मोडियम परजीवी क्या करते हैं, रक्त से क्या प्राप्त करने का काम करते हैं, पोषण। रक्त से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। रक्त से पोषण प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित है, ऐसे व्यक्ति के रक्त से इस प्लाज्मोडियम परजीवी को क्या नहीं मिल पाएगा, पोषण नहीं मिल पाएगा। और पोषण नहीं मिल पाएगा तो ऐसा व्यक्ति कभी भी सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित नहीं होगा। तो ये बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके यहाँ से। तो जो व्यक्ति सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित होगा वह व्यक्ति कभी भी मलेरिया रोग से ग्रसित नहीं होगा। देखिए अब इसकी बात करें, अगर धातु कोशिका आरक्त या सिकिल सेल एनीमिया की बात करें तो सिंपल सी बात, इसमें पूरा जो निचोड़ निकलकर सामने आ रहा है, हमारी आरबीसी की जो शेप होती है वो कैसी होती है, द्वितल या गोलाकार होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन जब भी हो जाता है तो बिंदु उत्परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या जाता है, जो छठे नंबर ग्लूटामिक अम्ल होता है उसके स्थान पर क्या जाता है, आपका वेलिन आ जाता है। तो वेलिन आ जाएगा तो आपकी हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तित हो जाएगा। और जब हीमोग्लोबिन उत्परिवर्तित हो जाएगा तो वहां से आरबीसी का आकार जो द्विअवतल है वो द्विअवतल से कैसे हो जाएगा, सिकिल यहाँ से एक आकार हो जाएगा। इससे शरीर के अंदर रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ध्यान दीजिए, सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया जो रोग है वो रोग तभी अगली संतति में जाएगा जब इसके दोनों पार्टनर्स या दोनों सदस्य क्या हो, इस रोग के वाहक हो, अर्थात विषम युग्मजी हो। ध्यान दीजिए, दोनों वाहक हेटेरोजाइगस या विषम युग्मकी होंगे तभी जाकर इस रोग का संचरण अगली संतति में हो पाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सिकिल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तीसरी बात करें यहाँ से, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से कि इसके अंदर सिकिल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, बिंदु उत्परिवर्तन होने के कारण आपके हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, उत्परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण। तो कुछ क्वेश्चन थे, कुछ टॉपिक्स हमने बात की आज। आनुवांशिक विकार, तीसरे आनुवांशिक विकार की बात की थी, सिकिल सेल एनीमिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।